अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूं। उन अपडेट न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मैं जो इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे अपलोड करता हूं उसको सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लें और उसको एज अ न्यूज़ मटीरियल लें। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। मैंने 2-3 दिन पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। मैंने आपको कहा कि अगर बिटकॉइन की प्राइस ने वाकई ही अपना बैरिश ट्रेंड जो है उसको रिवर्स कर लिया, मार्केट जो है बिटकॉइन के ऊपर जाएगी, तो उसके लिए ये मैंने एक लाइन ड्रा की थी 3 दिन पहले। मैंने कहा था कि ये हायर लोज अगर बिटकॉइन बनाएगा तो इस तरीके से शायद बिटकॉइन की प्राइस हम बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अब उसकी ट्रेंड रिवर्सल होगी या बिटकॉइन जो है मजीद बैरिश नहीं होगा। और अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है $33,000 की तरफ दोबारा सफर करती है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी मार्केट बैरिश ही है, तो आपने मजीद नीचे डिप का इंतजार करना है। तो ये जो लाइन ड्रा की थी 3 दिन पहले, अभी तक यूं अगर आप नजर डालें तो ऐसे लग रहा है कि शायद मार्केट ने मेरी बात मान ली है और उसी तरह जिस तरह मैंने लाइन ड्रा की थी उसी तरह बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अभी हमने ये वॉच करना है, ये एक्चुअली 4 आवर चार्ट है बिटकॉइन का। बिटकॉइन की प्राइस अगर दोबारा ये जो रेजिस्टेंस है नेक्स्ट तकरीबन 38-39 हज़ार डॉलर, इसकी प्राइस को अगर टच करके ऊपर चले जाती है इस वाले पॉइंट के पास, ये यहाँ पे तकरीबन $40,000 के करीब चले जाती है, तो वो यूं लगेगा कि जैसे यही जो मैंने पैटर्न बनाया है हायर लोस का, बिटकॉइन उसी पैटर्न की रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मार्केट नीचे से आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि इस पैटर्न की बिटकॉइन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अब किसी और पैटर्न को बिटकॉइन फॉलो कर रहा है। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे जाके 2 चीजें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो टेरा इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस वक्त जितनी भी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें सबसे जो बड़ा लूजर है वो है लूना टोकन। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में जितनी मेरी फैमिली है उसको मैं अच्छी तरह आगाह करूं कि आखिर ये टेरा इकोसिस्टम है क्या, इसमें क्या टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ताकि आपको पता हो तो आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो टाइमली आप उसमें एग्जिट हो सके या मजीद उसमें एंट्री कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आगे जाके। और साथ लास्ट में जाके एक ट्वीट की KuCoin है, वो ट्वीट मेरे को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एहसास आया कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली को टॉप जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर होने वाले हैक से मतलब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शेयर करूं, ताकि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार हम जब एक्सचेंजेस पे अकाउंट ओपन करते हैं तो उनकी मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स है, तो शायद इस वजह से हमारे फंड्स वहां पे सिक्योर है। जैसे आप बाइनांस पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है। यूजर नेम तो कोई बंदा भी आपका जान सकता है, लेकिन पासवर्ड जो है वो हर बंदा सिक्योर समझता है। फिर उसके अलावा सिर्फ पासवर्ड नहीं है, फोन वेरिफिकेशन है, फिर ईमेल वेरिफिकेशन है, फिर गूगल अथेंटिकेटर से 2FA जो वेरिफिकेशन है वो लेयर लगाई हुई है, फिर फिशिंग के लिए अलग कोड है, ट्रेडिंग पासवर्ड अलग है। मतलब इस तरह के देयर आर नंबर ऑफ सिक्योरिटी लेयर्स। तो आपको ये फील हो जाता है कि शायद आपके फंड सेव है, एक्सचेंजेस के ऊपर आपके फंड सेव नहीं है। कोई कितनी बड़ी इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट में एक्सचेंज कौन सी है अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखा जाए? बाइनांस। मेरे दोस्तों भाइयों, बाइनांस में भी हैक हुआ था। आगे जाके इस वीडियो के लास्ट में वो भी आपके साथ डिटेल जो है वो मैं शेयर करूंगा। तो एक्सचेंजेस में आपके फंड्स, जो चीज़ ऑनलाइन है वो हैकर की पहुंच से दूर नहीं है। हैकर एट एनी टाइम, वो जितना मर्जी बड़ा को फन्ने खां क्यों नहीं है, एक्सचेंजेस के कोई आप मिसाल ले लें तो हैकर के आगे कोई भी फन्ने खां नहीं है। सबसे बड़े फन्ने खां जो हैकर ही है। चले खैर, अब लूना की प्राइस की अगर आप सबसे पहले लूना के इकोसिस्टम की तरफ आते हैं तो लूना की प्राइस अगर आप देखें, मार्केट ने डिप लिया, बिटकॉइन की प्राइस $30,000 तक चलेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट रिकवरी में गई तो टेरा लूना ने दोबारा रिकवरी की, $85 तक चलेगी। $85 से अभी फिर देखें तो पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से टेरा लूना की प्राइस जो है वो अच्छी खासी डिप हुई। और अभी अगर पिछले 1 हफ्ते से देखें तो बिटकॉइन जो लूना की प्राइस है $70 से ड्रॉप होती होती तकरीबन ये $47 तक ड्रॉप हुई। अब ये क्यों ड्रॉप हुई है, इसके लिए आपको इसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। देखें, जो टेरा इकोसिस्टम है ये 3 क्रिप्टो करेंसी के जो टोकन्स हैं उनके गिर्द घूमता है। एक तो लूना, एक एंकर प्रोटोकॉल। एंकर प्रोटोकॉल की 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि बाइनांस के लॉन्च पैड के ऊपर आप फ्री एंकर प्रोटोकॉल के टोकन अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपने वहां पे लूना स्टेक करना है, आपने BNB स्टेक करना है या आपने BUSD स्टेक करना है। तो उसकी डिटेल खैर पिछले 1-2 बुलेटिन में मैंने शेयर कर दी आपके साथ। और तीसरा टोकन है USD। बल्कि मैंने आपको तो ये भी कहा था कि टेरा इकोसिस्टम का जो मेन प्रोजेक्ट है, इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है
वो इनका यूएसटी स्टेबल कॉइन है। उस स्टेबल कॉइन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने पूरा नीचे इकोसिस्टम डेवलप किया है। उसी के गिर्द लूना भी घूम रहा है, उसी के गिर्द एंकर प्रोटोकॉल भी घूम रहा है। अब लूना क्या है? लूना एक्चुअली इनका जो स्टेबल कॉइन है, चूंकि वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। नॉर्मली स्टेबल कॉइन का क्या होता है, जैसे यूएसडीटी है, जैसे BUSD है, जैसे USDC है, वो डॉलर बेस्ड है। यानी जितने टोकन किसी उस कंपनी ने प्रिंट करने हैं, मिंट करने हैं, उसके बदले उतने डॉलर उन्होंने पीछे अपने रिजर्व में रखने हैं। जो USD है, टेरा इकोसिस्टम, उसका चूंकि वो एल्गोरिथमिक है, पीछे को डॉलर नहीं है, तो उसको डॉलर पेज रखने के लिए, उसकी वैल्यू को $1 पेज रखने के लिए उन्होंने पीछे लूना का एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। इसको थोड़ी देर के आसान अल्फाज में समझाने के लिए, अगर USD उनका जो स्टेबल कॉइन है, उसकी $1 से वैल्यू अप हो जाती है। वो अप क्यों होती है? क्योंकि USD की डिमांड जब मार्केट में बढ़ती है, सप्लाई उसकी कम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब मजीद उसकी जो $1 से ऊपर प्राइस चले गई है, उसकी प्राइस को वापस $1 में लाने के लिए इनका सिस्टम क्या करता है कि लूना को बर्न कर देता है। लूना को बर्न करता है और उसकी सप्लाई जनरेट करता है USD की, और USD की जब सप्लाई बढ़ती है तो दोबारा USD $1 पे आ जाता है। अब पीछे जब लूना बर्न हो जाते हैं तो लूना की सप्लाई कम हो गई, तो लूना की वैल्यू अप हो गई। अच्छा, अब इसकी डिमांड, जो USD की डिमांड है और सप्लाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एंकर प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। मैं आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करता हूं। एंकर प्रोटोकॉल क्या है? ये एक बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसको आप DeFi 2.0 भी कह सकते हैं। क्यों, मैं आगे जाके आपको बताता हूं। बारोइंग लैंडिंग क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कर्जा लेने वाले और लैंडर जो कि कर्जा देने वाले, उनका ये एक टोकन है। अच्छा, इसमें जो बारोइंग लैंडिंग होती है, 3 क्रिप्टो करेंसीज का आपस में बराह रास्त ताल्लुक है। मेन जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या? वो है USD, इनका जो स्टेबल कॉइन है। ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी आपको बोर लग रही होगी, लेकिन बड़े फोकस से सुनिएगा इसको, क्योंकि ये टेरा लूना के इकोसिस्टम के बारे में आपको नहीं बताएगा। बल्कि मुझे ये कहने दें, 2021 में जितने लेयर 1 सोल्यूशन थे जो कि इथेरियम किलर बन के आए, उनको मार्केट में बड़ा अप्रिसिएशन मिली। लोगों ने बड़ा सरमाया इथेरियम से निकाल के तो इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट की। लूना की जो प्राइस है, पिछले 1 साल में 16,000 गुना उसकी प्राइस अप्रिशिएट हुई है। 1 साल के अंदर लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है, तकरीबन मतलब अरबा डॉलर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की लोगों ने, ये समझ के कि यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट था सोलाना, और सोलाना के ऊपर भी लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की। फिर अवलांच और फिर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इथेरियम किलर बन के आए। लेकिन सोलाना के साथ क्या हो रहा है? सोलाना भी पिछले साल भी वो कई बार उनका नेटवर्क चोक हो गया, बैठ गया, और अभी इस साल इसी महीने के अंदर मेरा ख्याल है 2 बार उनका नेटवर्क जो है 48 आवर्स, इवन एक बार तो 72 आवर्स उनका नेटवर्क ही जैम हो गया। तो उस वजह से बहुत से जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कर्जे लिए हुए थे, उनके अकाउंट ही लिक्विडेट हो गए। तो बहुत बड़ा वहां भी मसला बना हुआ, और टेरा लूना के लिए भी इस वक्त मसला बना हुआ है। जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि ये देखे पीछे 1 हफ्ते से इनकी प्राइस जो है वो डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है, मैं उसको समझाने के लिए ये सारी आपके साथ बोरियत वाली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो जैसे मैंने आपको कहा, 3 प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के 3 टोकन ऐसे हैं जो एक दूसरे की प्राइसेस को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो फ्लैगशिप टोकन है वो है USD, यानी इनके स्टेबल कॉइन ही इनकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट वो है USD स्टेबल कॉइन, जो सिर्फ डॉलर के साथ नहीं है, इन्होंने यूरो के साथ भी उसको किया हुआ है। इसी तरह और भी जो फियाट करेंसीज हैं उनके साथ उन्होंने रखा हुआ है। अब उसको मेंटेन करने के लिए लूना रखा हुआ है। लूना की मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी USD की डिमांड बढ़ाने के लिए इन्होंने एंकर प्रोटोकॉल रखा। एंकर प्रोटोकॉल पे क्या ये करते हैं? एंकर प्रोटोकॉल ऐसा DeFi प्रोजेक्ट है, बारोइंग लैंडिंग वाला, जो मार्केट की जितने दीगर बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, टोकन है, उनमें सबसे ज्यादा हाई यील्ड प्रोवाइड करने वाला ये टोकन है। मार्केट में बहुत से टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, आवे है, आवे में भी आप बारोइंग लैंडिंग करते हैं, लेकिन वहां पे एज अ लैंडर आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता जहां के एंकर में। एंकर आपको 20% एनुअल पे करता है, और अगर आप स्टेबल कॉइन स्टेक करते हैं तो आप यही स्टेबल कॉइन USDT को लेके या और जो स्टेबल कॉइन है उनको लेके आप आवे पे जाके स्टेक करें तो आपको मैक्सिमम एनुअल जो प्रॉफिट मिलेगा 4 से 5% मिलेगा, और ये 20% ऑफर करवाते हैं। तो इस वजह से, और यहां पे आपने कौन सा स्टेबल कॉइन ऑफर करवाना है, फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये USD आप यहां पे स्टेक कर सकते हैं। यानी इनके अपने इकोसिस्टम का जो स्टेबल कॉइन है USD, वो आप यहां पे स्टेक करते हैं तो आपको 20% एनुअल यील्ड मिलेगी, आपको एनुअल मुनाफा मिलेगा। तो उस यानी इसका मतलब है कि USD की इन्होंने डिमांड बढ़ाई। अब
सोचा ये जा सकता है कि यार ये 20% ये कैसे ऑफर करवा सकते हैं, 20% क्या ये जनरेट कर भी सकते हैं या नहीं। तो वो मैं आपको ये फिनोमेना समझाना चाहता हूं। हाउ डज एंकर प्रोटोकॉल पेज 20%। उसमें से जो बारोवर है जिसने उधार लेना है 18% तो ऑलमोस्ट वो पे करता है। अच्छा, जैसे लैंडर को ये हाई इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसी तरह बारोवर से भी हाई इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहां पे कर्जा जो है जो लेगा वो अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करेगा एंकर प्रोटोकॉल को। तो 18% उससे ले लिया। अब वो जो कोलेट्रल उधार ले लें, उधार का सिस्टम ये होता है, ये जितने डीफाई डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस होती है, इसमें जब उधार और बारोइंग और लैंडिंग का प्लेटफॉर्म होता है, उसमें कोलेट्रल जो है वो क्रिप्टो करेंसीज रखी जाती हैं। तो टेरा इकोसिस्टम के अंदर एंकर प्रोटोकॉल में जो बंदा बारोइंग करता है उसके लिए वो 2 टोकन एज अ कोलेट्रल रख सकता है। वो लूना रख सकता है, वो इथीरियम रख सकता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी ने $100 के यूएसडी लेने हैं, तो बदले में उसको $200 के या लूना देने पड़ेंगे एज अ कोलेट्रल, या उसको इथीरियम देना पड़ेगा। अब साथ उसको 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 18% इंटरेस्ट वो दिया, और साथ वो जो उसने कोलेट्रल दिया है एंकर प्रोटोकॉल, उस कोलेट्रल को भी स्टेकिंग करके उधर से भी 6% प्रॉफिट कमा रहा है। तो 18% बारोवर से ले लिया, 6% कोलेट्रल से मिल गया, ये टोटल कितना बन गया 24% जो है एंकर प्रोटोकॉल ने रेवेन्यू जनरेट किया उस सारे पैसे से। उसमें से 20% दे दिया जो लेंडर है उसको, बाकी जो 4% है वो मुनाफा जो है इन्होंने यील्ड रिजर्व नाम का अलग फंड रखा हुआ था वहां पे चला जाता है। अच्छा, अब ये तो सारा सिस्टम आपको बड़ा अच्छा लगा कि यार इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, जो लेंडर है उसके लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज किया, और उसको सस्टेनेबल करने के लिए इन्होंने 2 सिस्टम डेवलप किए। एक तो बारवर से इंटरेस्ट लिया, और साथ वो जो कोलेट्रल दे रहा है उसको स्टेकिंग रख के उससे भी इन्होंने पैसा कमाया। तो ओवरऑल ये सिस्टम बड़ा सस्टेनेबल आपको लग रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अगर बारवर की तादाद कम हो जाती है, ये सिस्टम उस वक्त तक ओके चलेगा जब तक बारवर भी उतने ही तादाद के होंगे और लैंडर भी उतने ही तादाद के होंगे। अगर ये सिस्टम जो है एक बैलेंस तरीके से चलता रहेगा तो नो इशू, सब ओके है, लूना की प्राइस आपको ऊपर ही जाती नजर आएगी। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अगर आप चार्ट पे नजर डालें तो ये जो आपको नीचे क्रैश आता नजर आ रहा है, ये हुआ क्या है, इनके इकोसिस्टम के ऊपर एक अडेबरा कडेबरा, क्या नाम है उसका, अकैबिडा ड्रेबड़ा, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, अकबरा गडेबरा, इस तरह का प्रोटोकॉल था। उसने इनके जो एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और इनके जो यील्ड रिजर्व, एक तो बारविंग इनकी कम हो गई, यानी बारवर की तादाद कम होगी। जब बारवर की तादाद कम हो जाएगी, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी तो ये देखें ना, डिपॉजिटर्स ने तकरीबन 4.6 बिलियन तो जो लैंडर है उन्होंने पे किया, और जो बारवर है उसने 20 बिलियन किया, साथ उन्होंने 6.3 बिलियन उन्होंने कोलैटरल जमा करवाया, उसका सारे स्टेकिंग करके। अभी तो सिस्टम सही है, लेकिन बारवर की तादाद कम होगी। जब से ही बारवर की तादाद कम होगी तो यील्ड रिजर्व में जो उन्होंने पैसे रखे हुए थे, फिर चूंकि लैंडर को तो 20% देना ही देना है, जिन्होंने कैपिटल अंदर दिया कि भाई मुझे 20% दें, उसको ये यील्ड रिजर्व में जो रिजर्व पैसे रखे होते हैं सेविंग में, वहां से निकाल के पे करते हैं। तो ये अकैबरा गडेबरा नाम का जो प्रोटोकॉल था, उसने क्या किया, ना सिर्फ बारवर की तादाद कम होगी, उधर से सारा पैसा निचोड़ लिया, बल्कि जो रिजर्व में पैसे हुए थे वो भी सारे निचोड़ लिए। जैसे ही किए तो मेरे दोस्तों भाइयों, इनका सारा सिस्टम चौक हो गया। अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन सोच के परेशान हो गए होंगे, खसूसन अगर आपने टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट किया है, यार इसका मुस्तकबिल क्या है। और लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अच्छे खासे परेशान हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसके अंदर एक होप है। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद ये सिस्टम सस्टेनेबल हो। वो क्या है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसका फ्यूचर मैं आपको बताने लगा हूं। अगर तो एंकर प्रोटोकॉल, इस सारे इकोसिस्टम की जो मेन जो पावर है ना, वो एंकर प्रोटोकॉल के अंदर है। एंकर प्रोटोकॉल के सिस्टम को अगर ये सही तरह डेवलप कर लें तो इनका सारा इकोसिस्टम जो है वो ऊपर फ्लोरिश करेगा, और इसी तरह लूना की प्राइस ऊपर जाएगी। और वो कैसे कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये अपना एंकर वर्जन 2 लॉन्च करने लगे हैं। उस वर्जन 2 में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं फिलहाल, तो इसके ऊपर जो बारोवर है वो सिर्फ और सिर्फ लूना टोकन दे के या इथीरियम दे के उधार ले सकते हैं। अब ये जो अपना एंकर वर्जन 2 लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कोलेट्रल और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोल्का डॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि पोल्का डॉट के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं उनको भी एज अ कोलेट्रल रखें। इसी तरह ये कॉस्मोस के साथ कर रहे हैं। दो चार और मेन ब्लॉकचेन्स हैं, ये मेरा ख्याल है एवलांच के साथ भी ये कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि इन एंकर प्रोटोकॉल के अंदर जहां इथीरियम और जहां
लूना कोलेटरल रखा जा रहा था, इसी तरह फिर डॉट भी रखा जाएगा, इसी तरह सोलाना भी रखा जाएगा, इसी तरह कॉस्मोस भी रखा जाएगा, इसी तरह एवलांच भी रखा जाएगा। ये सारे अगर रखेंगे तो इसका मतलब यह है बारवर्स मजीद इंक्रीज होंगे, बारवर इंक्रीज होंगे तो इनका सिस्टम इसी तरह आगे चलेगा। ये मैं आपको बताना भूल गया कि आखिर बारवर बाय क्यों करता है, मतलब बारवर क्यों उधार लेगा इतना महंगा 18%, वो क्यों आवे पे जाए, वहां पे अपना कोलेटरल रखे बीटीसी या इथेरियम और वहां से वो 4% कर्जे पे वो कर्जा ले ले, यहां पे क्यों ज्यादा ले रहा है। देखें जो बारवर होता है, ये जो बारविंग लैंडिंग आपको प्लेटफॉर्म नजर आता है, मैं मिसाल लेता हूं टेरा इकोसिस्टम की। टेरा इकोसिस्टम में अगर कोई नया टोकन लॉन्च होता है तो इन्वेस्टर क्या कहता है, इन्वेस्टर कहता है यार मेरे पास इथेरियम पड़ा हुआ है, मेरे पास लूना पड़ा हुआ है, तो मैं उसको कैश आउट नहीं, मैं उसको सेल आउट करके मैं नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। वो क्या करेगा, अपना लूना और अपना इथेरियम इस तरह के जो बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे कोलेटरल रख के, मतलब $200 का रख के $100 कर्जा ले लेगा, उस $100 को नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। वो प्रोजेक्ट 2-4 माह में अगर डेवलप होगा उसकी प्राइस कई गुना जाएगी, वहां से प्राइस कैश आउट करवा के नए प्रोजेक्ट्स में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे वो डेवलप होंगे उधर से प्राइस कैश आउट करवा के पीछे अपना कर्जा भी उतार देगा, अपना कोलेटरल भी ले लेगा और साथ मुनाफा भी कमा लेगा। ये वो सिस्टम है बारोइंग लैंडिंग का जो आपको मार्केट में जितने बारोइंग लैंडिंग के प्लेटफॉर्म नजर आते हैं जिसमें आपको नजर आता है। तो यही वजह है मेरे दोस्तों भाइयों, अगर ये टेरा इकोसिस्टम ने आगे बढ़ना है तो इसको एंकर जो वर्जन 2 लॉन्च करेंगे, जो कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर उसमें मजीद कोलेटरल्स डालेंगे, इसी तरह अगर इन्वेस्टर जो है पोल्का डॉट में कोई नए टोकन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो जो डॉट है वो एंकर प्रोटोकॉल में स्टेक करेगा और बदले में यूएसटी लेगा, वो यूएसटी लेके पोल्का डॉट के ऊपर नए टोकन लॉन्च होने वाले पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा और इसी तरह दीगर ब्लॉकचेन्स पे भी लॉन्च होने वाले प्रोटोकॉल के अंदर अट्रैक्शन होगी। तो ये वो सिस्टम है। अगर ऐसा होगा तो इनका जो एंकर प्रोटोकॉल है वो ग्रो करेगा। अगर एंकर प्रोटोकॉल डेवलप करेगा तो साथ साथ लूना भी करेगा और साथ साथ यूएसटी भी करेगा। ठीक है, ये वो सारी इस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। चले आगे बढ़ते हैं। मुझे किसी ने कहा कि सर आप ये जो संडे स्वैप है इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएं। संडे स्वैप से मतलब ऑलरेडी मैं बहुत से दोस्तों को पीछे जो मेरे बुलेटिन हैं उसमें मैं गाइड कर चुका हूं, लेकिन एक चीज़ जो मिस कर गया था वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर सकता हूं कि अगर आपने एडा टोकन स्टेक किए हैं, उस पर आपको संडे टोकन मिले हैं, तो वो कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कितने टोकन मिले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने योराई इस वॉलेट के जरिए स्टेकिंग की थी। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे रिसीव जो मेरा एड्रेस है, जिस एड्रेस के जरिए मैंने एडा अपने स्टेक किए थे संडे स्वैप टोकन फ्री अर्न करने के लिए, और ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना रिवॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करें, अपना वो जो एड्रेस है एडा का वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करें, जैसे कि मैं अपना एड्रेस पेस्ट करूंगा और एस्टिमेट रिवॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो जितना मुझे संडे टोकन रिवॉर्ड के तौर पे फ्री मिले होंगे उसकी डिटेल मिल जाएगी। तकरीबन मैंने 7,994 एडा स्टेक किए थे। उस पे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 36 मुझे संडे टोकन एज अ रिवॉर्ड मिले हैं। ये फ्री है और ये हर ई पोस्ट के बाद जो है, ई पोस्ट क्या होता है, हर 5 दिन बाद जो रिवॉर्ड है वो कैलकुलेट होके क्रेडिट होता है। लेकिन ये थी पॉजिटिव चीज़, लेकिन इसके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मेरा मकसद है बीइंग अ जर्नलिस्ट वो भी आपके साथ शेयर करना। इसके ऊपर तनकीद हो रही है, संडे टोकन के ऊपर अच्छा खासा डिस्कस किया जा रहा है। एक मेन ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक बंदा है, उसने कहा है कि एडा की एक वेल है जिसने तकरीबन 18 मिलियन एडा स्टेक किए हैं और उसको हर ई पोस्ट के बाद यानी हर 5 दिन बाद जो संडे टोकन रिवॉर्ड के तौर पे दिए जा रहे हैं वो 4500 दिए जा रहे हैं। जबकि एक वॉलेट है जिसने सिर्फ 2,50,000 यानी 2.5 लाख एडा स्टेक किए हैं और उसको 1200 रिवॉर्ड मिले हैं। तो कैलकुलेशन की जाए तो ये वाकयातन मिस कैलकुलेशन हो रही है। ये क्या चीज़ है? एक तरह की एक फिशी चीज़ है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे अच्छी खासी तनकीद की जा रही है। तो आपने ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी है अगर आपने संडे स्वैप में कोई भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट करनी है तो। अच्छा जी, आगे आते हैं। KuCoin की ये वो ट्वीट है जिस वजह से मेरा दिल किया कि मैं अपनी फैमिली को आगाह करूं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में किस किस तरह के स्कैम हुए हैं। अच्छा जी, KuCoin ने क्या कहा, वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग डिलेज ऑन TRC20 डिपॉजिट्स ड्यू टू द सिस्टम अपग्रेड। तो जो ये एक्सचेंजेस होती हैं इनके जो सिस्टम के अंदर है वो फेलियर्स, ग्लिचेस वगैरह, इसको आप रूटीन में समझें। लेकिन अगर एक्सचेंजेस होते हैं तो उसको, एक्सचेंजेस में अगर हैक्स होते हैं तो उसको आप नॉर्मल नहीं समझ सकते। अच्छा जी, सबसे पहला जो बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एम्प्टी गॉक्स का। 2011 से लेकर 2014 तक ये हैकिंग का सिलसिला चलता रहा और आप हैरान होंगे ये सुन के। वैसे तो ये जापानीज बेस्ड एक्सचेंज है और 2011 से 2014 के दरमियान ये ऐसा इतना बड़ा एक्सचेंज था
कि तकरीबन 70% जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस थी, यानी लोग बाय कर रहे थे, सेल आउट कर रहे थे, 70% ट्रांजैक्शन इस एक्सचेंज के ज़रिए हो रही थी। और ये जितनी ज़्यादा कोई जो एक्सचेंज पॉपुलर होती है, हैकर्स की अटेंशन उतनी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट के ऊपर होती है, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा सरमाया होता है। तो जितना हैकर को सरमाया नज़र आता है, वो उतना हैकर उसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है, उतने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको पता है एट द एंड अगर उसको सक्सेसफुल हो जाता है तो रिवॉर्ड भी उसको अच्छा खासा मिलेगा। तो एम्प्टी गॉक्स में जो हैकर्स ने एफर्ट की, तकरीबन 8.5 लाख बिटकॉइन, दोबारा सुने 8.5 लाख बिटकॉइन। उस वक्त तो उनकी वैल्यू तकरीबन मिलियंस में बनती थी। आज अगर मैं जब वीडियो बना रहा हूं उसकी कैलकुलेशन की जाए तो वो मल्टी बिलियन डॉलर, तकरीबन कुछ नहीं तो 50 अरब डॉलर के करीब शायद अमाउंट बनती हो। चलें कम लगा लें, 50 अरब डॉलर नहीं तो अच्छी। उसमें से 2 लाख डॉलर तो खैर उन्होंने रिकवर कर लिए थे, बाकी तकरीबन 6.5 लाख डॉलर जो थे हैकर ने कर लिए। उसमें से कुछ उन्होंने कैश आउट करवा लिए होंगे ओब्वियसली, और कुछ मैंने आपको इस हवाले से अपडेट भी दी थी कि जापान में जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने एम्प्टी गॉक्स में इन्वेस्टमेंट की थी, अपने फंड्स रखे हुए थे, उन्होंने केस किया था जापान की अदालतों में। तो अभी उन्होंने रिहेबिलिटेशन प्लान ऑफर करवाया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे वापस करेंगे, या तो उनको बिटकॉइन की सूरत में देंगे, या उनको जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से जो डॉलर की सेंस में वर्थ बनती होगी उनको डॉलर जो है वो रिफंड करेंगे। अच्छा जी, दूसरा बड़ा एक्सचेंज KuCoin ही की मैं बात कीजिए, पाकिस्तान में इस वक्त इन्होंने अपनी एंट्री की है। तो KuCoin सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज है। 2013 में से इन्होंने काम स्टार्ट किया। इथेरियम, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इस तरह के सारे जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने कराया। इनके ऊपर भी यानी सितंबर 2020 में इसको क्रिमिनल्स ने टारगेट किया। तकरीबन 281 मिलियन का हैक हुआ यहाँ पर भी। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है जी अपबिट का। अपबिट भी 2019 में हैक हुआ था। एक वॉलेट ने सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर 45 मिलियन का हैक किया था। अच्छा, यहाँ मैं ये आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैकिंग करना एक तरह का, एक तो अट्रैक्टिव भी है, दूसरा आसान भी है। अब रवायती अगर सिस्टम में किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, रंग बिरंगे ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, वो टाइम टेकिंग है। क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर करते हैं, एक तो एनोनिमस, मतलब जो मालिक है उसको पता भी नहीं होता, उसके सीड फ्रेजेस वगैरह अगर किसी के पास है तो उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसके अकाउंट से फंड निकल जाते हैं। दूसरा, इंस्टेंटली आप ये कार्रवाई डालते हैं, तो इस वजह से। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप के लिए ये जो बैड माइंड रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह की अट्रैक्शन हो। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जितने मैं यहाँ पे स्कैम्स बता रहा हूँ इनमें मोस्टली ऐसे हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन इदारों ने इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल्स को भी पकड़ लिया। इनमें ज़्यादातर जो थे वो नॉर्थ कोरिया के हैकर्स थे, वो सामने आए। नॉर्थ कोरिया, पूरी दुनिया ने उनको बैन किया हुआ है, उन्होंने पूरी दुनिया को लूटने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। फिर कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिसमें इजरायली शामिल है, रंग बिरंगे इस तरह के हैकर जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अब आते हैं जी नंबर 1 एक्सचेंज दुनिया का ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखा जाए, बाइनांस। बाइनांस पे भी हैक हुआ था 2019 में, और जितना बहरहाल ये हैक हुआ था तकरीबन 7,000 बिटकॉइन हैकर्स ने बाइनांस से चोरी किए थे। गो के जो सीजी हैं उन्होंने जिस बंदे का फंड चोरी हुए थे उनको वापस रीस्टोर कर दिए थे। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्सचेंजेस के ऊपर आपके फंड्स, या अगर आपके अपने पर्सनल वॉलेट्स में फ़ंड पड़े हुए हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो किसी भी वक्त वो आपसे चोरी हैकर कर सकता है। उसके बाद बिट फाइनेंस है, मतलब बिट फाइनेंस में 2016 में हुआ अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 60 मिलियन डॉलर का हैकर ने चोरी किए। बिट फाइनेंस क्या है? ये जो टेथर USDT है उसका ये एक्सचेंज है अपना। उसके अलावा क्रिप्टोपिया, फिर जैफ, ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जिनके ऊपर मेरे दोस्तों भाइयों एक्सचेंज हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में इस इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने फंड्स को, खसूसन जो लॉन्ग टर्म आपने करना है, आप किसी ऐसे मोबाइल, किसी ऐसी डिवाइस जिसको आपने यूज़ नहीं करना। पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे कि अपना सरमाया गोल्ड या इस तरह की जो वैल्यूएबल चीज़ होती थी उसको ज़मीनें खोद के उसके नीचे रख देते थे। अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई ऐसा मोबाइल, सस्ता सा मोबाइल ले, स्मार्टफोन, और उसको आप वहाँ पे फंड्स रख के उसको ऑफ़ कर दें, उसको नेट के साथ कनेक्टिंग करना और अपने पास कहीं स्टोर कर लें। उसको महीने बाद, 2 महीने बाद उसको निकालें, दोबारा चार्ज करें ताकि उसकी बैटरी डेड ना हो, फिर उसको दोबारा रख दें। सिंपल। या आप हार्डवेयर वॉलेट ले लें। पाकिस्तान में शायद अभी ये कस्टम शस्टम के रोले हैं तो आप उसको अवॉइड ही करें। मैं तो यही कहूँगा जब तक हुकूमत पाकिस्तान कोई डिसीजन नहीं लेती कि क्या वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहती हैं या नहीं, उस वक्त तक आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको भी परेशानी हो, तो हमारे जो इदारे हैं उनको भी आप जो है मज़ीद टेंशन में डालें। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।